दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक आपको बहुत ही बढ़िया तरीका सिखाने वाला हूँ, जिससे आप एक डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हैं, ताकि आप अपने 12 वोल्ट के बल्ब की ब्राइटनेस को कम-ज़्यादा करके कंट्रोल कर पाएँ। अलग-अलग बैटरी जैसे लिथियम आयन बैटरी जो कि 12 वोल्ट पर चार्ज होती है, लेड एसिड जो कि 14 वोल्ट पे चार्ज होती है, इस तरीके की बैटरीज़ को चार्ज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा आपको ये कैपेसिटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 7100 माइक्रोफ़ैरड और 40 वोल्ट डीसी। अब अगर आपके पास 40 वोल्ट डीसी का नहीं है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका 20 वोल्ट के कैपेसिटर से काम चल जाएगा और आपको 2 चाहिए होंगे। ये हैं इंडक्टर्स जो कि मैंने पुराने सर्किट से निकाले हैं, और ये ब्रिज रेक्टिफायर है 35 एम्पीयर का। आपके पास कम पावर का भी हो तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 35 एम्पीयर का ही हो। और अगर आपके पास रेक्टिफायर नहीं भी है तो आप डायोड्स की मदद से रेक्टिफायर बना भी सकते हैं। यूट्यूब पे ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इस वीडियो में जिस तरीके का वेरिएबल पावर सप्लाई वाला सर्किट मैं बनाने वाला हूँ, वो एक सिंपल ट्रांसफार्मर में रेक्टिफायर कनेक्ट करने वाला सर्किट सिर्फ नहीं है, बल्कि उसमें मैं एक फ़िल्टर सर्किट भी लगा रहा हूँ। दोस्तों, फ़िल्टर सर्किट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपकी जो एसी सप्लाई की सिग्नल होती है ना, उसको प्योरली डीसी की तरह, लगभग प्योर डीसी की तरह बनाया जा सकता है, बैक टू बैक इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स का एक तरीके से इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने दोनों कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ सामने-सामने चिपका दिया है हॉट ग्लू की मदद से, और पॉज़िटिव टर्मिनल को एक तरफ रखा है दोनों की सामने-सामने, और नेगेटिव को भी सामने-सामने एक दूसरे के रखा है। और पॉज़िटिव पर मैंने एक इंडक्टर लगा दिया है, और उसी तरीके से नेगेटिव पर भी दूसरे इंडक्टर को लगाएँगे। तो इंडक्टर की वैल्यू के लिए भी मैं आपको बता दूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जैसा दिख रहा है वैसे ही इंडक्टर आप लें, आपको थोड़ा-सा दूसरा इंडक्टर भी मिल जाए, बस उसकी वायर की थिकनेस लगभग ऐसी ही होनी चाहिए, इंडक्टर या कॉइल की थिकनेस, जैसे कि मैंने ले रखी। बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो काम नहीं करेगा सर्किट उतने अच्छे से। अगर आपके ट्रांसफ़ॉर्मर जो आप यूज़ करने वाले सर्किट में, उसकी पावर रेटिंग या एम्पीयर रेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो। तो यहाँ पे मैं जो है एक जिस तरीके का ट्रांसफ़ॉर्मर यूज़ करूँगा, उसके लिए मैंने इसी तरीके का इंडक्टर इस्तेमाल किया, जो कि परफ़ेक्ट बैठेगा प्यूरिफ़िकेशन के लिए। तो देख सकते हैं मेरा ये फ़िल्टर सर्किट तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब बारी आ जाती है एक लकड़ी के बोर्ड की, जिसके ऊपर इस रेक्टिफ़ायर को इंस्टॉल कर देंगे। सीधा-सा तरीका है, लकड़ी में मैंने ऑलरेडी छेद कर रखा है, और स्क्रू को उस छेद से डाल करके उसमें रेक्टिफ़ायर को बिठा करके सीधे हम पेंच से नट से टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने वॉशर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि वॉशर अगर आपका ज़्यादा बड़ा हुआ, तो आपके टर्मिनल्स को शॉर्ट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं मैंने उस वॉशर को हटा करके एक छोटे वॉशर को फिर से लगाया है, ताकि गलती से भी हमारे रेक्टिफ़ायर के टर्मिनल्स आपस में वॉशर के साथ टकराए नहीं, वरना सीधे ही शॉर्ट सर्किट होकर हमारा पूरा पूरा ही डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो रेक्टिफ़ायर को लकड़ी के पीस पर इस वजह से भी प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ी में छेद करना और चीज़ों को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है, और रेक्टिफ़ायर कोई हमारा इतना ज़्यादा हीट भी नहीं होने वाला कि हमारी लकड़ी को जला दे, क्योंकि इसकी एम्पीयर रेटिंग बहुत ही ज़्यादा है। अब कैपेसिटर या फ़िल्टर सर्किट को इसके ऊपर लगाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है डबल साइडेड पेपर टेप का इस्तेमाल करने का। तो दोनों ही कैपेसिटर्स पे मैंने लगा दिया है। अब इसको उस लकड़ी के बोर्ड पे एक साइड पर चिपका देंगे और फिर कस के दबा देंगे, ताकि इस पर एकदम स्टिल हो जाए और फिर यहाँ से निकले नहीं। यहाँ पे आपने देखे हैं कि मैंने 2 तार भी अलग से निकाले हैं, ताकि इन दोनों तारों को रेक्टिफ़ायर के पॉज़िटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ा जा सके। डीसी टर्मिनल है ये पॉज़िटिव और नेगेटिव, और इन्हीं पर जोड़ा जाएगा, और देख कर जोड़ा जाएगा कि कैपेसिटर के पॉज़िटिव को रेक्टिफ़ायर के पॉज़िटिव के साथ जोड़ा जा रहा है, और कैपेसिटर के नेगेटिव को रेक्टिफायर के नेगेटिव के साथ ही जोड़ा जाएगा। और इसमें से अगर कोई भी चीज़ अदला-बदली हुई, या मान लीजिए एसी टर्मिनल पे आपने लगा दिया, तो ज़ाहिर है कि सर्किट काम नहीं करेगा और आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी बहुत ज़रूरी आ जाती है। ये तार इस तरीके से हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं मैंने सोल्डर नहीं किया है, बस उसको ऐसे ही मोड़ दिया है, क्योंकि तार हमारे काफ़ी मोटे और स्टिफ़ हैं, तो ये इसको आसानी से जकड़ के पकड़ लेंगे। हालाँकि अगर आप एक परमानेंट सर्किट बनाना चाह रहे हैं, तो आप सोल्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सर्किट आपको बना के दिखा रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मैं इसे खोल करके हटाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं ट्रांसफ़ॉर्मर, एक पुराना ट्रांसफ़ॉर्मर मेरे पास पड़ा हुआ था 12 वोल्ट का, तो उसका मैंने इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं पूरे में ज़ंग लगा हुआ है, तो मेरी ये आदत है कि मैं बेकार चीज़ों को कभी नहीं फेंकता हूँ। तो ये देख सकते हैं 12 वोल्ट लिखा हुआ है, 230 वोल्ट की इनपुट है, 12 वोल्ट का आउटपुट है। तो अब इस ट्रांसफ़ॉर्मर की
230 वोल्ट साइड कौन-सी है और 12 वोल्ट साइड कौन-सी है, इसका पता लगाने के लिए रेज़िस्टेंस चेक करना पड़ेगा। जिन 2 तारों का रेज़िस्टेंस कम आएगा, वो हमारी आउटपुट साइड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रेज़िस्टेंस आया है 2 ओम। तो ये तो पक्का है, ये हरे तार हैं, ये आउटपुट साइड है। अब जब हरा साइड हमारा आउटपुट साइड है, तो नीला हमारा ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है कि हाई वोल्टेज साइड आएगा। और देख सकते हैं कि इसका रेज़िस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 235 ओम। तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा हाई वोल्टेज 220 वोल्ट 230 वोल्ट की साइड है। नीली वाली हो गई हाई वोल्टेज साइड, एसी साइड, जो हमारी घर की सप्लाई में लगेगी। और हरी वाली हो गई हमारी जो रेक्टिफायर में लगेगी। तो ये ट्रांसफार्मर को एक बार बिजली में लगाकर चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 तारों को लगाया है और ये मेरा जो पिन आउट है ये 220 वोल्ट की घर की बिजली की सप्लाई से मैंने लिया है। तो इसको एक बार कनेक्ट करके वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इससे ये पता चलेगा कि हमारा ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट का है और उसके साथ-साथ आप इसकी करंट की रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको हाथ में पकड़ा हूँ क्योंकि मैंने स्विच नहीं ऑन किया है। आप ऐसे डायरेक्ट तार लगा के ऑन करके ट्रांसफार्मर को कभी हाथ से ना पकड़िएगा। यहाँ पे मैं सारे कनेक्शंस कर दे रहा हूँ और आउटपुट के तार को आप पकड़ सकते हैं। देख सकते हैं 14 वोल्ट हमारा आउटपुट निकल रहा है ट्रांसफार्मर के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आउटपुट वोल्टेज हमारा लो वोल्टेज है तो उससे करंट लगने का खतरा नहीं होता है, लेकिन इनपुट वोल्टेज वाला बहुत ज़्यादा होता है, 250 वोल्ट 230 वोल्ट है, तो उससे तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं कि खतरा कितना है। तो अब ये लाइट बल्ब है गाड़ी का, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जल रहा है और इतनी पावर हमारी काफ़ी है एक नॉर्मल बैटरी को अलग-अलग साइज़ की चार्ज करने के लिए। ये हमारी लाइट ना जल-बुझ कर रही है, इसका रीज़न ये है कि ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट पावर निकल रही है ना, वो एसी है, डीसी नहीं है। और यहाँ पर मैंने इसको डीसी बनाने के लिए बाकी का सेटअप ऑलरेडी कर रखा है, जो कि रेक्टिफायर और कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब जोड़ करके बना हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने मार्कर हाथ में लिया हुआ है, इससे मार्क लगाकर छेद कर लेंगे ताकि इन पॉइंट्स के ऊपर ड्रिल करके हम अपने ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कर लें। और मैंने इन्हीं पूरे सर्किट्स को ध्यान में रख करके यहाँ पर ये वाली लकड़ी के बोर्ड को चुना है। तो हमेशा कंपोनेंट्स का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, वरना आपका बोर्ड अक्सर छोटा भी पड़ सकता है। मैं इस तरीके का काम करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे को कौन सा स्टेप फॉलो करना है और कब करना है। तो यहाँ पर मैंने आपने देखा कि स्क्रूज़ लगा दिए हैं और मैं यहाँ पे दूसरा स्क्रू लगाकर ट्रांसफार्मर को कायदे से टाइट करे दे रहा हूँ। अब ये बोल्ट वाला स्क्रू नहीं है, तो ये लकड़ी में ही जाके जकड़ जा रहा है, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, एक छोटे साइज़ का है, लाइट वेट ट्रांसफार्मर है। इसमें बोल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए। तो अब बारी आ जाती है ट्रांसफार्मर के आउटपुट वायर्स, जो कि हरे वाले वायर्स हैं, उनको रेक्टिफायर के एसी साइड पे कनेक्ट कर देने की। और इसमें आपकी पोलैरिटी मैटर नहीं करती है। मतलब ये है कि कौन सा तार किधर लगेगा ये मैटर नहीं कर रहा, आप कोई भी किधर भी लगा सकते हैं। एसी में दोनों ही बदले जा सकते हैं। अब जो कैपेसिटर है, उसमें 2 तार निकाले थे रेक्टिफायर को जोड़ने के लिए, अब 2 तार और लगाएँगे ताकि इन 2 तारों से हम इस पूरे सर्किट का आउटपुट ले पाएँ। और इसी आउटपुट के ऊपर हम लोड देंगे, चाहे वो लाइट बल्ब हो या फिर हमारा कोई मोटर हो या कोई बैटरी हो। और इसमें भी मैंने कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया है। ब्लैक वायर हमारा नेगेटिव है और रेड वायर हमारा पॉजिटिव है। कलर कोडिंग से काफ़ी आसानी रहती है और गलती करने का या उल्टा कनेक्शन लगाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो तो लगभग सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है इस पूरे सर्किट से जो बनाया है। देख सकते हैं कि करीब-करीब 18.5 वोल्ट आ रहा है। दोस्तों, जो आउटपुट एसी में निकल के आता है, रेक्टिफ़ाई होने के बाद और या फिर डीसी में कन्वर्ट होने के बाद हमेशा ज़्यादा होता है। क्योंकि डीसी हमारा ना पीक टू पीक मेज़र करता है, जबकि हमारा एसी जो है पीक टू पीक ना मेज़र करके आरएमएस मेज़र करता है। वो थोड़ी-सी टेक्निकल डिटेल है। आप बस ये जान लिए कि ज़्यादा और कम क्या होता है। ये एक पुराना फ़ैन का रेगुलेटर है, तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगा और इसका इस्तेमाल ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है सर्किट में, जिससे कि हम आउटपुट इस पूरे सर्किट का कंट्रोल कर पाएँगे। 450 वॉट का ये सर्किट है। ये पंखे का रेगुलेटर है या आपका डिमर है, आप इसको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्कर से एरो बना लेता हूँ ताकि किस तरफ हम घुमा के इसकी वोल्टेज आउटपुट को बढ़ाएँगे और किस तरफ इसको घुमाकर वोल्टेज आउटपुट को गिराएँगे, ये हमें पहले से पता रहे।
अब इस सर्किट के अंदर से 2 तार निकल रहे हैं, दोनों लाल हैं। तो इन दोनों तारों को ना ट्रांसफार्मर के इनपुट पे लगाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस सर्किट को लकड़ी के बोर्ड पे बहुत ही अच्छे से ग्लू से मैंने चिपका लिया है। और लकड़ी और प्लास्टिक, इन दोनों में ना हमारा हॉट ग्लू बहुत अच्छे से बॉन्ड बना लेता है। अक्सर अगर मान लीजिए पुराना भी हो जाए तो अगर आप उखाड़े ना तो वो लकड़ी का कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर ही उखड़ता है, और प्लास्टिक के ऊपर तो और ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पर मैंने जो है ये 2 हमारे जो लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर लगते हैं क्लिप्स, उनको मैंने निकाल लिया है काट करके। और यहाँ पर मैंने उन दोनों के बीच में ये पंखे के रेगुलेटर के तारों को जोड़ दिया है। अब इन दोनों तारों को जोड़ने से जो हमारा ट्रांसफार्मर तक वोल्टेज जाएगा या सप्लाई जाएगी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं पंखे के रेगुलेटर की मदद से। तो जब वो हमारा इनपुट साइड पे हमारा पावर और वोल्टेज कंट्रोल होगा, तो उसी तरीके से एक्चुअल में ना पता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है इसकी, ये डिमर के थ्रू। आजकल के जो डिमर आ रहे हैं, वरना पहले जो है रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कंट्रोल हो रहा होता है। तो लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक वे में समझा रहा हूँ, तो आपकी पावर कंट्रोल होगी, अब ये बस समझ लीजिए। तो उसी से हमारा आउटपुट भी कंट्रोल होगा और उसी से आउटपुट का वोल्टेज भी कंट्रोल होगा। तो जो तारों पे आपने तार जोड़े हैं और जो कुछ भी किया उस पे अच्छे से टेपिंग ज़रूर कर दिएगा, और तारों को एक जगह ग्लू से चिपका दीजिएगा ताकि कहीं पे कुछ लूज़ ना हो जाए और तार खिंचे ना। तो अब मैंने ऑन कर दिया सर्किट को डीसी मोड में, तो अब धीरे-धीरे इसको घुमा रहे हैं, देख सकते हैं 11-12 वोल्ट आ गया है, जो कि हमें चाहिए था। और जितना ज़्यादा इसको घुमाएँगे उतना जाएगा, और मैक्सिमम हमारा 18.5 वोल्ट है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं 12 वोल्ट के या 16 वोल्ट के सप्लाईज़ में। तो इसको 14.5 वोल्ट पे मैंने फ़िक्स कर लिया, जो कि हमारा लेड एसिड का बैटरी वोल्टेज होता है। अब मैंने फिर से एक बार ये बल्ब का, कार हेडलैम्प के बल्ब का इस्तेमाल किया। देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा सुपर्ब स्मूथ कंट्रोल है ब्राइटनेस का। बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर पा रहा है ये हमारा रेगुलेटर, और कितने ही आसान तरीकों से इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अब कैपेसिटर आपके लिए एक छोटी-सी प्रॉब्लम हो सकती है कि इनको कहाँ से लाएँ। तो ये कैपेसिटर ना आप पुराने बड़े वाले जो सीएफएल थे ना, उनसे भी निकाल सकते हैं। वो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। जी, 35 वोल्ट के आपके कैपेसिटर्स बहुत सारे पुराने एफएम रेडियोज़ में भी मिलते थे, लेकिन अब कहीं कबाड़ में आपको मिले तो मिले, वरना आपको चीपली मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है मैं बैटरी चार्ज करके आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने इसके वोल्टेज को सेट कर लिया है, और अभी यहाँ पर वोल्टेज को एक बार चेक कर लेते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा बैटरी का वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 12.47, 12.48, 12.49। तो आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे हमारा बैटरी का वोल्टेज बढ़ रहा है, जिससे कि पता चल रहा है कि हमारी बैटरी स्टेप बाय स्टेप चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने इस सर्किट का इस्तेमाल करके बैटरी चार्जिंग भी दिखाई, आपको बल्ब की ब्राइटनेस का रेगुलेशन भी दिखाया, और यहाँ पर मैं स्पीड चार्जिंग भी आपको दिखा रहा हूँ। नॉब से मैंने अगर इसको बढ़ा दिया है तो ज़ाहिर-सी बात है वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, और उसी हिसाब से हमारी पावर जो कि हमारी बैटरी के अंदर जा रही है वो भी बढ़ेगी, तो हमारी बैटरी फ़ास्ट चार्ज हो रही है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं 14 वोल्ट या 14.5 वोल्ट के ऊपर ना चली जाए, जिसकी वजह से कहीं आपका बैटरी ना ओवरचार्ज ना हो जाए, उससे आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। तो ऐसा काम ही क्यों करें। अब ये वाली जो बैटरी है ना, ये 16 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी फॉर्मेट में है। 16 वोल्ट के केस में आपके सुपर कैपेसिटर आ जाते हैं, और ये लिथियम आयन बैटरी के पैक्स भी आ जाते हैं 4S में। देख सकते हैं इसका वोल्टेज कम है, 14.2 है, तो इसको 16 वोल्ट पे सेट करके हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके तार लगा लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मुझे ऑलरेडी पता है। तो इनको लगा करके उसमें लगा देंगे और थोड़ी देर तक के छोड़ेंगे, और आपका बैटरी चार्ज हो जाएगी। और बैटरीज़ के केस में भी उतना ही ज़रूरी है हमेशा कि आप जो है टर्मिनल्स का ध्यान दें। नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव दिया तो शॉर्ट सर्किट होके आपका सीधे बैटरी ख़राब हो जाएगी, नुकसान होगा फर्जी। तो देख सकते हैं करीब 16 वोल्ट हमारा यहाँ पे पहुँच रहा है। इसको सेट कर देंगे 16 वोल्ट पे और छोड़ देंगे, स्टेबल रहेगा। कुछ टाइम पे हमारा बैटरी फिक्स हो जाएगी 16 वोल्ट पे और चार्ज गेन कर लेगी। तो इस तरीके से हमारी अलग-अलग तरीके की बैटरीज़ को चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पे एक और बैटरी है जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जो कि लिथियम आयन की 3S बैटरी है। उसका वोल्टेज 12.6 होता है मैक्सिमम। तो उसका भी चार्ज आप कर सकते हैं सेटिंग करके इसके रेगुलेटर से। अब बारी आ जाती है, बैटरीज़ काफ़ी दिखा दी मैंने, तो डीसी मोटर की। ये एक 24 वोल्ट 12 वोल्ट का मोटर है। अब इसको कंट्रोल करके, इसकी स्पीड को कंट्रोल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
हालाँकि ये मोटर एक्चुअल में 24 वोल्ट का एग्ज़ैक्ट है, सर्वो मोटर है, तो इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये हमारा 12 वोल्ट का होता, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलता। स्टार्टिंग में ये आपको झटका इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे कैपेसिटर्स चार्ज थे, थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो गए, तो अब फिर वो बंद हो गया था। तो अब इसको धीरे-धीरे मैं कम-ज़्यादा करके आपको दिखा रहा हूँ और काफ़ी ही ज़्यादा स्मूथ कंट्रोल मिल रहा है इस रेगुलेटर के थ्रू। तो ये रेगुलेटर का एडिशन ना, वैसे तो पावर सप्लाई नॉर्मल है, इसमें और ख़ास कुछ भी नहीं है। आपका ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फ़िल्टर सर्किट है जो एक अलग चीज़ है, मैंने लगाई है स्मूथनेस के लिए। एक ये चीज़ है और दूसरी जो मेन चीज़ है वो रेगुलेटर है। बाकी और कुछ भी ख़ास नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये सोचना पड़े कि आप ये बना पाएँगे कि नहीं। बहुत ही आसान है, आप सिंपली इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही है और आगे मैं इसी तरीके से आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर तो आप प्लीज़ करें ही करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।